प्राचीन काल में भी जहाजों के साथ नावें रहा करती थीं। वे या तो उन जहाजों पर लदी रहती थीं या उनसे बंधी रहती थीं। यूनानी और रोमन युद्धपोतों के साथ भी नौकाएं रहती थीं, किंतु वे कई शताब्दियों तक रक्षा कार्य संपादन में अक्षम थीं। इंग्लैंड में 19वीं शती में एक कानून बनाकर जहाज में नावों का प्रतिमान निर्धारित कर दिया गया, किंतु यह प्रतिमान जहाज के टन भार के आधार पर था, यात्रियों की संख्या के आधार पर नहीं। सन 1912 की भीषण पोत दुर्घटना के फलस्वरूप नया प्रतिमान निर्धारित हुआ, जिसके अनुसार यात्री पोतों में सब यात्रियों के लिए और भारवाही पोतों में दोनों ओर के समस्त कर्मी दल के लिए पर्याप्त नावों की व्यवस्था होती है। इंग्लैंड के पूर्वी तट की रक्षा नौकाएं उत्कृष्ट कोटि की, सुंदर, लंबी और कम विस्थापन वाली नावें हैं, जो खराब मौसम में और चंद सागर में साहसपूर्ण काम के लिए प्रसिद्ध हैं। जलयान या पानी का जहाज शिप पानी पर तैरते हुए गति करने में सक्षम एक बहुत बड़ा डिब्बा होता है। जलयान, नाव बोट से इस मामले में भिन्न भिन्न है कि जलयान, नाव की तुलना में बहुत बड़े होते हैं। जलयान झीलों, समुद्रों एवं नदियों में चलते हैं। इन्हें अनेक प्रकार से उपयोग में लाया जाता है, जैसे लोगों को लाने ले जाने के लिए, सामान ढोने के लिए, मछली पकड़ने के लिए, मनोरंजन के लिए, तटों की देखरेख एवं सुरक्षा के लिए तथा युद्ध के लिए। जहाज समुद्र के आवागमन तथा दूर देशों की यात्रा के लिए जिन बृहद नौकाओं का उपयोग प्राचीन काल से होता आया है उन्हें जहाज कहते हैं। पहले जहाज अपेक्षाकृत छोटे होते थे तथा लकड़ी के बनते थे। प्राविधिक तथा वैज्ञानिक उन्नति के आधुनिक काल में बहुत बड़े, मुख्यतः लोहे से बने। इनमें उनका मुख्य ढांचा, दोहरा पंजा और लंब पट्टियां आदि मध्य डेक तक ही समाप्त हो जाती हैं। विहार डेक, प्रोमेनेड डेक तथा नॉक डेक, बोट डेक की अधिरचना ऊपरी ढांचे के रूप में ओले और खुले डेक पर कर दी जाती है। बड़े यात्री जहाज माल जहाजों की अपेक्षा अधिक भारी होने के साथ ही समुद्र की सतह से अधिक ऊंचे भी तैरते रहा करते हैं। अतः उन्हें अधिक दृढ़ तथा सावधानी से बनाना पड़ता है, जिससे कोई दुर्घटना हो जाने पर भी समुद्री पानी उनमें प्रवेश न कर सके। नाव या नौक बोट डांड़, क्षेपणी, चप्पू, पतवार या पाल से चलने वाली एक प्रकार की छोटी जलयान है। आजकल नावें इंजन से भी चलने लगी हैं और इतनी बड़ी भी बनने लगी हैं कि पोत जहाज और नौक, नाव के बीच भेद करना कठिन हो जाता है। वास्तव में पोत और नौक दोनों समानार्थक शब्द हैं, किंतु प्रायः नौक शब्द छोटे के और पोत बड़े के अर्थ में प्रयुक्त होता है। प्राचीन चित्रों में बड़े बड़े जहाज तो कुछ अच्छी तरह चित्रित देखे जाते हैं, किंतु नावों के चित्र यदि कहीं हैं भी तो अत्यंत अनगढ़ और असावधानी पूर्वक बने हुए। केवल कहीं कहीं खिलाड़ियों में उभरे हुए अवशेषों के साथ मुझे भी बदलाव देखने लगे। पौराणिक विज्ञापन के बाद अब तक कहानी के अनुसार नहीं, बाइबल के अनुसार नूह के और यूनान के अपोलोडारेस के अनुसार द्यूक्लियान के नाव में चढ़कर बचने की कथाएं अनेक देशों में मिलती हैं। और भी अनेक ग्रंथों में नावों का जिक्र आया है, किंतु कहीं भी नाव के स्वरूप का वर्णन नहीं है। इसलिए बड़े बड़े जहाजों की तुलना में नावों का प्रारंभिक इतिहास प्रायः अज्ञात ही है। आजकल नावों के आदिम स्वरूपों को देखकर उनके उद्भव और विकास की रूपरेखा का केवल काल्पनिक अनुमान ही लगाया जा सकता है। आदिवासियों ने इधर उधर जाने और अपना सामान ढाने के लिए जब नदी नाले पार करने के आरंभिक प्रयास किए होंगे तब उन्हें लकड़ी या हल्के पदार्थों की कुछ मात्रा बांधकर या फिर किसी वृक्ष का तना खोलकर तथा उसे पानी में तैराकर अपने उद्देश्य में सफलता मिली होगी। इन्हीं में हम नाव या जहाज का मूल निहित मान सकते हैं। यह विवादास्पद है कि तना खोलकर बनाई हुई डोंगी पहले अस्तित्व में आए या पानी पर तैरने वाले सरपत, नरकुल आदि का बेड़ा। शायद छाल की डोंगियां और भी बाद में बनी और इसके बाद पशुओं के चमड़े के मशकों में हवा भरकर उसके ऊपर घास फूस, लकड़ी आदि का पाटन लगाकर इनसे लोग पानी में पार उतरने लगे। साथ ही साथ चमड़े की पंसुइयां भी बनने लगी होंगी। ये कुछ सुधरे हुए स्वरूप थे। कुछ भी हो, यह आश्चर्यजनक तथ्य है कि बहुत दूर दूर देशों में स्थित, आपस में कभी भी एक दूसरे से संपर्क में न आ सकने वाले लोगों के मन में अलग अलग, एक जैसे ही विचार उत्पन्न हुए। आरंभ में ये बेड़े या डोंगियां अपनी गति के लिए पानी के प्रवाह पर ही निर्भर होंगी, किंतु जब किसी ने यह खोज की होगी कि किसी लट्ठे या चप्पू की सहायता से वह इन्हें इच्छानुसार इधर उधर, नदी की धारा के आर पार या प्रवाह के साथ अथवा उल्टे भी ले जा सकता है, तब उसे अपनी सफलता पर अवश्य ही बड़ हर्ष और गर्व हुआ होगा। फिर तो नदियों, झीलों और कच्छों में विहार करते करते लोगों ने कभी कभी अच्छे मौसम में तट से दूर समुद्र में भी जाना आरंभ कर दिया होगा। धीरे धीरे प्रयोग से उसकी मांग बढ़ी, त्रुटियों की खोज हुई और सुधार भी सूझे। गति बढ़ाने की आवश्यकता अनुभव हुई। बेड़े के चारों ओर से और उसके बीच में से भी पानी उछलकर ऊपर आ जाता था, इससे भी बचना था।
यही गति और ऊपर सूखा रखने की आवश्यकता ही नाथव के इतिहास में आदिकाल से आज तक मनुष्य को अपने आविष्कार में भांति भांति के सुधार करने की ओर प्रेरित करती रही। कुछ दृष्टियों से डोंगी अच्छी रही, तो कुछ दृष्टियों से बेड़ा। जैसे डोंगी में पानी भीतर नहीं आता, किंतु उसमें न तो बेड़े के बराबर वहन क्षमता ही है और न उतना स्थैर्य। नाव नाम से दोनों ही आज तक काम आते हैं और दोनों ही उपयोगिताओं को मिलाकर ही भांति भांति की नावें बनाई गई हैं। जैसे ही लकड़ी के तख्ते, भले ही वे कुल्हाड़ी से काट फाड़कर अंगड़ रूप से बनाए गए हों, जोड़ने की कला लोगों ने सीखी, वे जलाभिद्य वक्सानुमा नाव भी बनाने लगे। इसमें चौड़े पिंडे के कारण बेड़े की भांति स्थैर्य और ऊंची दीवारों के कारण डोंगी की भांति सूखा स्थान उपलब्ध हुए। धीरे धीरे इसके सिरे कुछ कुछ गोल, कुछ कुछ नुकीले, कुछ कुछ ऊपर उठे हुए, इसी प्रकार भांति भांति के बनाए जाने लगे। चमड़े या बांस की बनी हुई पंसुया से शायद लोगों का लकड़ी के ढांचे पर कोई आवरण चढ़ाकर नाव बनाने का विचार उत्पन्न हुआ। उनके सामने निर्माण की दो विधियां आई, एक पहले बाहरी आवरण बनाकर उसके भीतर कड़ियां और ताने लगाकर मजबूत करना और दो पहले ढांचा बनाकर उसके बाहर आवरण लगाना। रचना भी दो प्रकार की होने लगी, एक तो सपाट तख्ताबंदी वाली, जिससे तख्ते धार से धार मिलाकर एक दूसरे से जोड़े जाते हैं, और दूसरी चढ़वा तख्ताबंदी वाली, जिसमें ऊपर का प्रत्येक तख्ता अपने नीचे वाले तख्ते के ऊपर थोड़ा चढ़ाकर लगाया जाता है, जिससे सतह पर धारियां या लंबी लकीरें दिखाई देती हैं। सपाट रचना का उद्भव भूमध्य सागर में, या शायद पूर्व की ओर, हुआ और चढ़वा रचना का आविष्कार स्कैंडिनेविया में हुआ, जहां से वह यूरोप के उत्तरी देशों में फैला। 19वीं सदी के मध्य में नावों में इंजन लगने लगे। नौकाविहार के लिए भापनौका का खूब प्रचलन हुआ, किंतु नौपरिवहन तथा पत्तनों में इसका प्रयोग बहुत धीरे धीरे बढ़ा। 20वीं शती के आरंभ में भी यही प्रवृत्ति रही, किंतु प्रथम विश्वयुद्ध के बाद, जब वाष्पयंत्र विश्वसनीय समझ लिया गया, इनका प्रयोग सभी क्षेत्रों में बड़ी तेजी से बढ़ा। इनका मानकीकरण होने से संसार के अधिक सभ्य कहे जाने वाले देशों में चित्र विचित्र और दर्शनीय नावों के स्थानीय नमूने बड़ी तेजी से गायब होने लगे। यूरोपीय तटों में सभी जगह, जहां अत्यंत विभिन्नतापूर्ण परिस्थितियां थीं, एक ही गति हुई, अर्थात पालपतवार की जगह भाप ने ले ली। किंतु हिंद महासागर, दक्षिणी प्रशांत महासागर, दक्षिणी अमेरिका की नदियों और अफ्रीका की झीलों में अभी इनका व्यापक प्रयोग नहीं हो पाया है। वाणिज्य के लिए भापनौका बहुत उपयोगी सिद्ध हुई है। यह कम से कम 2-3 फुट पानी में भी आसानी से चल सकती है। भारत की अधिकांश बड़ी बड़ी नदियों में सूखी ऋतु में भी इतना पानी रहता है। इसलिए नौपरिवहन के लिए यहाँ व्यापक क्षेत्र है। नौपरिवहन की उन्नति करके सड़कों और रेलों पर भार कम करने के लिए सरकार भी प्रयत्नशील है। गंगा, यमुना, सिंध, नर्मदा, गोदावरी आदि बारहमासी नदियों की इस दृष्टि से पड़ताल हो रही है। ब्रह्मपुत्र को फरक्का के निकट गंगा से और गंगा की नर्मदा नदी द्वारा अरब सागर से मिला देने से देश के पूर्व से पश्चिम तक महान आर्थिक महत्व वाला जलमार्ग बन सकता है। ग्रेट ब्रिटेन में 19वीं शती में नौ निर्माण उद्योग में बड़ी उन्नति हुई। मछली उद्योग के विस्तार और प्रतिस्पर्धा के कारण इस उद्योग में बराबर सुधार होते रहे। जैसे जैसे नाप बढ़ती गई, भाप का प्रयोग भी बढ़ता गया। अमेरिकी नार्वे मुक्तो पेंदे वाली, चौड़े सिरे वाली, आधी पाटने वाली, खुली खेने वाली या पाल वाली, एक मस्तूल वाली आदि अनेक प्रकार की होती हैं। तारपीडो नौकाओं तथा युद्धपोतों के पंजरों की बनावट तो उसी ढंग की होती है जैसी यात्री जहाजों की, लेकिन उन्हें इतना दृढ़ बनाया जाता है कि वे बड़े बड़े इंजनों की चाल, तोपों के दागे जाने अथवा जहाज की चाल को बारंबार आगे पीछे करके पैतरा बदलते समय होने वाले कंपनों के प्रभाव की सह सकें। इनकी पठान चपटे प्लेटों से बनाकर उसके आगे पीछे के सिरों को मंदान और कुदाल की झिर्रियों में डालकर मोड़ दिया जाता है। फिर उन्हें मल जोड़ द्वारा पक्का भी कर दिया जाता है। बाहरी और भीतरी पठान प्लेटों को पंजे के साथ टिटकरी जोड़, बट जॉइंट द्वारा कसकर, नीचे की तरफ बाहरी आवरण प्लेटों की कोरों को पठान के साथ ही जड़ देते हैं। हथियारों के गोदामों में इंजन और यंत्रों की ऊंचाई की सतह तक सुरक्षा के लिए इस्पात का मोटा कवच प्लेट लगा दिया जाता है। सबसे आगे की पोतभीत, बल्कहेड तथा दुम्बाल स्टर्न के बीच कुछ खाली जगह छोड़ दी जाती है, जिसे टक्कर पीत कोलिजन बल्कहेड कहते हैं। जहाज का पठान नौतल, कील सबसे नीचे रहने वाला बुनियादी अवयव है, जिसके सहारे समस्त ढांचा खड़ा किया जाता है। इसे लोहे या ढले इस्पात द्वारा 3 प्रकार से बनाया जाता है, एक हरी मोटी छड़ों, चपटी पट्टियों अथवा प्लेटों द्वारा। मरिया कील्सन एक से अधिक तथा विभिन्न आकार के बनाए जाते हैं। इनमें से जो प्रमुख होता है वह जहाज के पेंदे की मध्य रेखा पर खड़ा लगाया जाता है। सब मिलकर समस्त पेंदे को सहारा देते हैं।
पठान के आगे के सिरे मल्लजोड़ स्काफ द्वारा ऊपर को उठा हुआ जो अवयव ढले हुए इस्पात का बनाकर जोड़ा जाता है वह दुम्बाल स्टर्न कहलाता है। इसी में खांचे बनाकर बीच वाला मरिया और बाहरी खोल के प्लेट बैठाकर जड़ दिए जाते हैं। पीछे की तरफ ढले इस्पात का जो खड़ा अवयव इसी प्रकार जोड़ा जाता है वह दुम्बाल स्तंभ या कुदास स्टनपोस्ट कहलाता है। रडर को सहारा देने के लिए और यदि 1 या 3 प्रणोदित प्रोपेलर युक्त जहाज हो तो मध्यवर्ती प्रणोदित के घूमने के लिए भी इसी में जगह बनाई जाती है। जहाज के समस्त ढांचे की रचना पंजनुमा होती है। पंजे के समस्त अंग एंगल, आयरन और पट्टियों द्वारा ही बनाए जाते हैं। ये पंजे दोहरे होते हैं,